नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों का एकमात्र स्पेशल शो जो आपको वर्ल्ड और यानी कि दुनिया की स्थिति से रूबरू कराता है, दुनिया की हलचल, दुनिया की ताजा खबरों से रूबरू कराता है। वो खबरें जिसका सीधा असर दुनिया के हर एक मुल्क पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ घट रहा है पूरी दुनिया में। जो खबरें आज हम आपको दिखाने वाले उसमें सबसे पहले बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जहां बर्फीले तूफान से 1000 माउंटेनियर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। बताएंगे माउंट एवरेस्ट के इस एवलांच के बारे में, तूफान के बारे में, और यह भी बताएंगे आखिर ये माउंटेनियर कैसे वहां फंसे हैं। इसके अलावा बात करेंगे माउंट एवरेस्ट में इस तरह के हादसों की, जिसमें आंखों के सामने इस तरह के हादसे होते हैं और लोग वहां पहुंचते हैं एवरेस्ट फतह करने के लिए, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि बर्फीली तूफान मौत की वजह बनती है। और आखिर में आपको बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका की, जहां भारतीय मूल के लोगों की हत्या लगातार की जा रही है। अमेरिका में 15 दिन में फिर से एक भारतीय को निशाना बनाया गया है। आखिर कौन भारतीयों पर हमला कर रहा है, कौन भारतीयों की हत्या कर रहा है, क्या अमेरिका में भारतीय सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे उन घटनाओं के बारे में जब जब भारतीयों को निशाना बनाया गया। अमेरिका, जहां भारत के युवा बेहतर भविष्य का सपना लेकर जाते हैं, बेहतर जिंदगी का सपना लेकर जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वहां उन्हें अब डर का सामना करना पड़ रहा है, दहशत का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में कितना फर्क पड़ा है? डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या भारतीयों पर हमले बढ़ गए हैं? क्या अमेरिका अब सेफ नहीं है भारतीयों के लिए? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ बात होगी गाजा की, जहां शांति लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अलग अलग मुल्क तैयार हैं। ट्रंप ने एक बार फिर हमास को चेताया है, पीस प्लान को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो हमास को अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। इसके साथ ही पीस प्लान के बाद भी इजराइल ने गाजा पर हमला क्यों बंद नहीं किया है? आखिर गाजा में कब पूरी तरह से शांति आएगी? क्या हमास और इजराइल ट्रंप के पीस प्लान को फेल कर देंगे? ये भी आपको बताएंगे। और वर्ल्ड नाउ में आखिरी खबर होगी आपके लिए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप से, जहां भारत की बेटियों ने इतिहास रचा और महिला वर्ल्ड कप में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी को, पाकिस्तान को जोरदार पटकनी दी है। वैसे पाकिस्तान इस पूरे महीने में 4 संडे 4 बार बेइज्जती का सामना कर चुका है। 4-0 से पाकिस्तान इस महीने पीछे चल रहा है। वहीं विमेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान 12-0 से पीछे चल रहा है। क्रिकेट के इस जंग में इंडियन वुमेन्स टीम ने तिरंगे का दम फिर से दिखाया है पाकिस्तानियों को। भारत की तेज गेंदबाज प्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ द मैच बनी। उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ पाकिस्तान को बैकफुट पर डाला, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता। पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, इस मैच में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई, यह भी वर्ल्ड नाउ में आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत वर्ल्ड नाउ में उस खबर से जिसने पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हेडलाइंस बटोरी है। माउंट एवरेस्ट, जहां इस वक्त बर्फीले तूफान में 1000 ट्रैकर्स फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उन माउंटेनियर्स की आप देख रहे हैं जहां पर वो एवरेस्ट फतेह करने के लिए पर्वतारोही जाते हैं, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब है और ये मौसम यहां के पर्वतारोहियों के लिए आफत का सबब बन चुका है। तस्वीरें आप देखिए, ये दुर्गम इलाका जहां पर माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए पर्वतारोही पहुंचते हैं। दरअसल माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में खतरनाक स्नो स्टॉर्म आया, जिसे एवलांच भी कहते हैं। इससे पूर्वी ढलान के पास ट्रैकर्स बर्फीले तूफान में फंस गए। इनमें से करीब 350 ट्रैकर्स को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। करीब 4900 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर इस इलाके में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें हटाने के लिए बचाव दल को तैनात किया गया है। बर्फीले तूफान के चलते कई टेंट को नुकसान पहुंचा है। कुछ लोग कड़ाके की ठंड के चलते हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। एवरेस्ट के पूर्वी साइड की ओर जाने वाली कर्मा घाटी में तेज बर्फबारी शुरू हो गई, जो पिछले एक दिन से लगातार जारी है। माउंट एवरेस्ट का ईस्ट हिस्सा ट्रैकर्स के बीच काफी फेमस है। अक्टूबर का महीना एवरेस्ट और उसके आसपास के इलाकों में हाइकिंग के लिए सबसे सेफ टाइम माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, जब तापमान सामान्य और आसमान भी साफ रहता है। लेकिन सबसे सुरक्षित मौसम में इस तरह का भीषण तूफान हर किसी को हैरान कर रहा है। यह एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए 1000 से ज्यादा पर्वतारोही यहां पर अभी
फंसे हुए हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। भारी बर्फबारी के चलते एवरेस्ट के इस इलाके में टिकटों की बिक्री और एंट्री बैन कर दी गई है। पिछले हफ्ते चीन में घरेलू टूरिस्टों की संख्या में तेजी आई। चीन में 8 दिन का राष्ट्रीय अवकाश होता है, जिसे गोल्डन वीक के नाम से जाना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक कर्मा घाटी में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे, जो माउंट एवरेस्ट के पूर्वी कांगशुंग की ओर जाती है, जिससे ज्यादा हाइक यहां पर हाइकर पहुंचते हैं हाइक करने के लिए। हालांकि हिमालय के इलाकों में कई दिनों से मौसम खराब है। नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से शुक्रवार से अब तक कम से कम 47 लोगों की जान जा चुकी है। माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, जहां हर साल हाइकिंग के लिए बहुत सारे हाइकर्स आते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई जो है इसकी 8,849 मीटर है। नेपाल और चीन की सीमा पर तैनात है। चीन के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की सीमा पर है। एवरेस्ट का आधा हिस्सा नेपाल के सोलुखुम में है, दूसरा हिस्सा तिब्बत के टिंगरी काउंटी में पड़ता है। चीन में माउंट कोलोलांगमा इसे कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की छत भी कहा जाता है। अब ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है, तो माउंट एवरेस्ट पर हाइकर्स दोनों तरफ से ट्रैक करते हैं। साउथ कोल रूट की बात की जाए तो नेपाल की तरफ है ये, और ये रूट सबसे फेमस माना जाता है। दुनिया भर से जो ट्रैकर्स हैं वो नेपाल ज्यादातर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको माउंट एवरेस्ट हाइक करना होता है। ज्यादातर लोग जो भारत से भी ट्रैक करने जाते हैं वो भी नेपाल से जाते हैं। ये रास्ता छोटा है लेकिन खतरनाक है। बर्फीले हिस्से इस रास्ते में ज्यादा हैं। इस पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। अभी जो माउंट एवरेस्ट का इलाका है, ये देख लीजिए, नेपाल है जो भारत की सीमा से सटा हुआ एक देश है, और उस तरफ चाइना है, और बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में बिल्कुल बीचों बीच माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, इस माउंट एवरेस्ट को यहां से भी हैकर्स हाइक करते हैं और नेपाल की सीमा से भी हाइक करते हैं। ये जो अलग अलग हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां अलग अलग इलाकों में यहां पर स्टे पॉइंट्स बनाए गए, यहां पर टेंट्स बनाए गए, यहां पर पड़ाव है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव, और तब जाकर माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तो इन पड़ाव में लोग रेस्ट करते हैं। जो दूसरा है, चीन वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, वो नॉर्थ कोल है, जो तिब्बत या चीन की तरफ से जाता है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये साउथ कोल का है, जहां से हाइकर्स जो है वो ये इन पड़ावों से होते हुए, देखिए पहला पड़ाव ये है जहां पर रेस्ट करते हैं। उसके बाद यहां 21,000 फीट की ऊंचाई पर, 6,400 मीटर की ऊंचाई पर, फिर 23,500 फीट की ऊंचाई पर, 7,162, और उसके बाद 8,000 की ऊंचाई पर, और फाइनली जो है वो 28,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तो ये रास्ता जो है ये दुर्गम माना जाता है, कठिन माना जाता है, जो नेपाल से होकर गुजरता है। और ये चाइना वाला रास्ता आप देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट हाइक करने के लिए बेस कैंप जो है वो 5,182 मीटर पे बना हुआ है, यानी कि 17,000 फीट पर, और उसके बाद एडवांस बेस कैंप जो बना हुआ है वो 21,300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसी रास्ते से होते हुए हाइकर्स जो है वो समिट पर पहुंचते हैं, जो 29,035 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यानी अगर आप इसे पूरी तरीके से देखेंगे तो ये किसी बहुत बड़े खतरे से कम नहीं जब आप इसे हाइक करते हैं। और जो बर्फीला तूफान आया है वो इसी तरफ आया है, जो ये इस वक्त मैप आप देख रहे हैं, ये चीन की तरफ से है। नॉर्थ पोल को कम खतरनाक मानते हैं। एवरेस्ट का पूर्वी ढलान अगर देखें तो बर्फ की परतें कम मोटी नहीं होती, लेकिन ग्लेशियर्स हैं जैसे कि ईस्ट रोंगबुक ग्लेशियर जो चढ़ाई के रास्ते में आती हैं। पूर्वी ढलान पर मौसम तिब्बती कोल्ड प्लेटू विंड से प्रभावित होता है। जेट स्ट्रीम का असर यहां सबसे ज्यादा होता है, जिससे तूफान की संभावना दक्षिणी ढलान से अधिक होती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हर पर्वतारोही पहुंचना चाहता है। माउंट एवरेस्ट किसी भी हाइकर्स के लिए एक सपने की तरह होता है। हर साल हजारों एडवेंचर पसंद लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही चंद सैकड़ों लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं या चढ़ाई पूरी कर पाते हैं। नेपाल माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने वाले लोगों से चीन के मुकाबले ज्यादा कमाई करता है। नेपाल के लिए एवरेस्ट एक मल्टी $1 मिलियन का बिजनेस बन चुका है। बात करें एवरेस्ट से फायदे की तो सालाना सिर्फ नेपाल की बात मैं आपको बताऊं 50 से 60 करोड़ रुपए की कमाई करता है। सरकार ने यहां की परमिट फीस 35 से 36% बढ़ा दी है।
परमिट टैक्स 13 लाख पहुंच गया है। 2025 में नेपाल सरकार ने 58 से 66 करोड़ रुपए कमाए। हर साल 300 से ज्यादा परमिट जारी किए जाते हैं। 2025 में नेपाल सरकार ने 13.25 लाख लगभग या 12,45,000 का शुल्क भी आप कह सकते हैं वो लिया है। 2024 में नेपाल ने एवरेस्ट से 4.25 करोड़ की कमाई की। पर्वतारोहियों को गाइड की जरूरत होती है, पोर्टर की जरूरत होती है और हाइकिंग के लिए एसेंशियल किट की जरूरत होती है जो वहां के स्थानीय बाजार में मिलता है। इससे नेपाल की स्थानीय आबादी को रोजगार भी मिलता है। लगभग 2.5 लाख से 4.25 लाख तक की गाइड की फीस होती है। चढ़ाई में कुल 38 से 78 लाख तक खर्च आते हैं। इसके अलावा लियाजन ऑफिसर कचरा प्रबंधन के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। शेरपा और गाइड की सेवाओं के लिए 4 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। शेरपा सामान ढोते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जितना जरूरी गाइड और शेरपा हैं उतना ही जरूरी उपकरण भी है। इसमें हाई ऑल्टीट्यूड गियर, बूट, क्रैम्पन, जैकेट, स्लीपिंग बैग जिस पर 3 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। 4 से 6 सिलेंडर होते हैं जो ऑक्सीजन के होते हैं। बोतल बंद ऑक्सीजन होती है जिस पर 2 से 3 लाख का खर्च आता है। टेंट और बाकी सामान को ले लें आप तो 1 से 2 लाख का खर्च आता है। इसके अलावा पर्वतारोही को चढ़ाई से पहले प्रशिक्षण लेना और खुद का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होता है। इन सभी खर्चों को जोड़कर प्रति व्यक्ति चढ़ाई करना काफी ज्यादा खर्चीला हो जाता है। नेपाल की एवरेस्ट से होने वाली कमाई हर साल बढ़ती जा रही है। इसी वजह से एवरेस्ट की चढ़ाई में पैसा कितना लगता है यह आपने जान लिया। अब वक्त कितना लगता है यह भी समझिए। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 6 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी और तेज हवा चढ़ाई को बेहद मुश्किल बनाते हैं। इसलिए बहुत से पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। यहां के ग्लेशियर और बर्फ की मोटी परत सालों साल बदलती रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को आज हर कोई जानता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असली नाम क्या था। क्या आपको पता है कि इसका असली नाम क्या था? आपके मन में भी यह सवाल कई बार आया होगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट ही क्यों रखा गया? तो इस चोटी का नाम सबसे पहले अंग्रेजों ने खोजा था। अगर नाम की बात की जाए, सर्वेयर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। सर एवरेस्ट ने ही एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, तब से यह माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। साल 1865 में माउंट एवरेस्ट को अपना नाम मिला, जब से इसे माउंट एवरेस्ट कहा जा रहा है। पहले से पीक 15 के नाम से जाना जाता था। वैसे दिलचस्प बात यह है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट खुद नहीं चाहते थे कि यह चोटी उनके नाम पर रखी जाए। वो ये मानते थे कि स्थानीय भाषा में जो नाम है उसे ही अपनाया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद साल 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इसे आधिकारिक रूप से माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया। आज भी नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आसमान की चोटी। वहीं तिब्बत में इसका नाम चोमो लुंगमा है, जिसका अर्थ होता है दुनिया की मां। लेकिन अंग्रेजों के दिए नाम एवरेस्ट को ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान मिली। अब आपको यह भी बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे, यानी कि पहले पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के पर्वतारोही और तेंजिंग नोर्गे नेपाल के शेरपा। ये उन दोनों की पिक्चर भी हमने लगा दी है जिससे आप इसे समझ सकते हैं। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट फतह किया था इन दोनों पर्वतारोहियों ने, और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह करने में इनका ही नाम शामिल है। दुनिया में इतिहास लिखा यह चढ़ाई इतिहास में दर्ज एक मील का पत्थर साबित हुई और तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले लोगों में सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराया। पूरी दुनिया इस पल को ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर याद रखती है। खास बात यह है कि पूरी दुनिया को यह खबर 4 दिन बाद यानी कि 2 जून 1953 को मिली। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल को एक उपलब्धि के तौर पर जानती है। खास बात यह है कि पूरी दुनिया में अब इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। सीधी चढ़ाई और बर्फीले तूफानों की वजह से काफी कोशिशों के बाद भी हिलेरी और
नॉर्वे से पहले इस चोटी पर कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद माउंट एवरेस्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया और साहसिक पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया, टारगेट बन गया। अब तक लगभग 7,269 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलता प्राप्त की है। किस किस ने प्राप्त की है? 1965 की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा ने यहां पर सबसे पहले इस चोटी पर फतेह हासिल की। उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय चीमा बने, जिनका नाम यहां पर सबसे पहले दर्ज हुआ। फिर नाम आता है, आपने सुना होगा, बछेंद्री पाल का। यह भी एवरेस्ट पर फतेह करने वालों में शुमार हुई। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, बछेंद्री पाल। इनका नाम आपने सुना होगा। इसके बाद जिक्र आता है संतोष यादव का, जिन्होंने, संतोष यादव की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी 1993 में। और अरुणिमा सिन्हा की बात की जाए तो 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया और एवरेस्ट पर जाने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। अरुणिमा की बात की जाए। अंशु जमसेनपा की अगर बात की जाए, 2017 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और एक सीजन में 2 बार एवरेस्ट पर स्केल किया। यह भी अपने आप में कारनामा और कीर्तिमान है। इसके बाद पियाली बसाक, जो कि 2022 में माउंट एवरेस्ट पहुंची और फतेह किया बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। यह बड़ी बात थी, क्योंकि उस लेवल पर ऑक्सीजन बहुत गिर जाता है, ऑक्सीजन का घनत्व तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी। अब तक अगर कई भारतीय एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं, इनमें सेना, पुलिस, पेशेवर पर्वतारोही और सामान्य नागरिक भी शामिल हैं। भारत हर साल एवरेस्ट अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेता है माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन इस बार 1000 माउंटेनियर फंस गए हैं, क्योंकि वेदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, बहुत तेजी से मौसम बदलता है और माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार बर्फीले तूफान उन पर्वतारोहियों की जान ले चुके हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का सपना लेकर चले थे। ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 1996 में अगर हम बात करें, डेडली स्टॉर्म आया था 1996 में। माउंट एवरेस्ट पर एक बड़े हादसे के तौर पर इसे देखा जाता है। फिर अगर हम इसके बाद बात करें, 1996 डेडली स्टॉर्म के बाद, इसमें यह सबसे बड़ी त्रासदी माना गया और 8 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इसमें यह भी बताया जाता है कि अचानक से बहुत हैवी स्टॉर्म आया था और उसकी वजह से कई लोग यहां पर, अलग अलग टीमें ये इस तूफान में फंस गई थी। घटना पर किताब और फिल्म इनटू थिन एयर भी बनी। इसके बाद 2006 में एवरेस्ट डेथ टोल के नाम से 2006 वाला हादसा जाना जाता है। मौसम खराब होने और डेथ जोन में जो है वो पर्वतारोही फंस गए और यहां 11 पर्वतारोहियों की जान चली गई। अगर 2014 की बात की जाए तो खुम्बू आइसफॉल हादसा भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तूफान और एवलांच से 16 नेपाली शेरपाओं की जान चली गई। हादसा पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। यह हादसा इतना बड़ा था और यही वो साल है जब नेपाल में इसके 1 साल बाद भूकंप आया। नेपाल का यह भूकंप मैं वहां कवर करने के लिए गया था और नेपाल का यह भूकंप उन पर्वतारोहियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एवरेस्ट पर हिमस्खलन हुआ, यानी कि एवलांच आया और तूफान जैसे हालात बने और उसमें कई पर्वतारोही बुरी तरीके से फंस गए। हालात इतने खराब थे कि बहुत दिनों तक वहां पर जिंदगी और मौत की जंग में पर्वतारोही फंसे रहे। 22 पर्वतारोहियों के इस हादसे में मौत हुई और 61 घायल हुए और बहुत मुश्किल से इन पर्वतारोहियों को वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा सका। दुनिया भर की टीमें उन पर्वतारोहियों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए आई, लेकिन हालात इतने खराब थे, वहां ना हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता था, हाइक करना मुश्किल था क्योंकि जगह जगह ग्लेशियर्स फट गए थे और उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। यह इतिहास का सबसे बड़ा एक दिवसीय हादसा माना जाता है, जिसको मैं वहां पर मौजूद होकर इसे देख रहा था। भीड़ और खराब मौसम 2019 की ये त्रासदी काफी ज्यादा परेशान करने वाली रही। ट्रैकिंग करने वाले लोग काफी ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंच गए और 800 से ज्यादा पर्वतारोही एक साथ वहां चढ़ने लगे, जिसकी वजह से स्थिति खराब हुई और लाइन लग गई।
और लाइन लगने की वजह से ये हुआ कि वहां पर लोगों के पास ऑक्सीजन का जो सपोर्ट था वो खत्म होने लगा और उसकी वजह से यह हादसा बड़ा होता चला गया और 11 पर्वतारोहियों की जान चली गई। ये पर्वत देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही खतरनाक है। जितने अपनी ओर खींचते हैं उतना ही ट्रैकिंग करने के लिए मुश्किल है, हाइक करने के लिए मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पहले 1 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। हाइकिंग के लिए पर्वतारोहियों को फिजिकली और मेंटली फिट और रेडी किया जाता है, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 33% बचता है, जिससे पर्वतारोहियों को चक्कर, सिर दर्द और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। इसके साथ ही बर्फीली तूफान, तेज हवाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। मौसम पल पल चेंज होता है, जिससे जान का खतरा बना रहता है, इसके लिए भी तैयार किया जाता है। खुम्बू आइसफॉल डेथ जोन 8000 मीटर से ऊंचाई ऊपर है, जहां इंसान का शरीर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। हिलेरी स्टेप को पार करने की भी ट्रेनिंग होती है। एवरेस्ट चढ़ाई करने से पहले पर्वतारोही को छोटे छोटे पहाड़ों पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कभी कभी अंजाम मौत के मुहाने पर ले जाता है। लेकिन यहां हम यही दुआ करना चाहेंगे कि जो भी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी हो, सकुशल वापसी हो। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी स्टोरी, अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की वारदात ने भारत में, इंडिया में हड़कंप मचा दिया है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 17 साल के छात्र पॉल चंद्रशेखर की अमेरिका के टेक्सास राज्य में डेंटन शहर में गोली मारकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी कि बिल्कुल यहां सटाकर गोली मारी गई। और चंद्रशेखर वहां पढ़ाई करने के लिए गया था और एक मोटेल में अपने खर्चे के लिए काम कर रहा था। टेक्सास में भारतीय छात्र पॉल चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या ने न केवल एक परिवार उजाड़ दिया बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि क्या अमेरिका में अब भारतीय सुरक्षित नहीं है? आखिर पॉल की हत्या क्यों की गई? क्या यह हेट क्राइम था या फिर कोई लूटपाट की वारदात? तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यह तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास के डेंटन शहर की है, जहां 17 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तस्वीर को आप देखिए, यह कितना परेशान करने वाला मंजर है। हायर एजुकेशन के लिए चंद्रशेखर वहां गया हुआ था। गोलीबारी नाइट शिफ्ट के दौरान हुई, जब एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोलीबारी कर दी। दरअसल चंद्रशेखर पॉल डलास में एक पेट्रोल पंप पर मोटेल में पार्ट टाइम ड्यूटी कर रहा था। यह उसी मोटेल की तस्वीर है जहां पर लोग रुकने के लिए आते हैं। चंद्रशेखर हाल ही में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गए थे। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। चंद्रशेखर ने भारत में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि बीडीएस की पढ़ाई की थी। साल 2023 में वो अमेरिका गए और हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। फुल टाइम नौकरी की तलाश के बीच वो पार्ट टाइम काम कर रहे थे ताकि इकोनॉमिक बर्डन थोड़ा कम किया जा सके। चंद्रशेखर पॉल की कहानी उन हजारों भारतीय युवाओं की कहानी है जो विदेशों में बेहतर भविष्य की तलाश में जाते हैं, लेकिन लौटते हैं एक त्रासदी की शक्ल में। एक सवाल जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है, क्या भारतीय छात्र या भारतीय अमेरिका में अब सुरक्षित नहीं है? सरकार को इस सवाल का जवाब न केवल विदेशों में बल्कि यहां भारत में बैठे उन हजारों परिवारों को भी देना होगा जिनके बच्चे फॉरेन में हैं, जिनका परिवार फॉरेन में है, जो हर दिन एक कॉल का इंतजार करते हैं यह सुनने के लिए कि वो ठीक हैं, सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। अमेरिका में भारतीयों की हत्या कब कब हुई, इसके आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। 3 अक्टूबर 2025 पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के एक होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह 3 अक्टूबर की बात मैं आपको बता रहा हूं। 51 साल के राकेश रोड पर चल रहे विवाद को रोकने गए थे तो उनको भी निशाने पर ले लिया गया। 10 सितंबर 2025 अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की गई। इसका तो जिक्र करना भी मुश्किल है जिस तरीके से हत्या की गई थी। 50 साल के चंद्रमौली नागमलिया की धारदार हथियार से गर्दन उतार दी गई, सर धड़ से अलग कर दिया गया और फिर उस सर को घुमाया गया। यह 10 सितंबर 2025 की वारदात है। क्यूबाई सहकर्मी योडार्निस कुबास मार्टिनेज ने चाकू मारी थी और हत्या की थी। ये कुछ वो वारदात हैं जो अमेरिका पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। 10 सितंबर 2025 सिर काटकर निर्मम हत्या की गई थी नागमलिया की
और पत्नी और पुत्र की मौजूदगी में कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या की गई, जिस पर आज तक सवाल उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप सरकार से कि भारतीय सुरक्षित क्यों नहीं है। हत्या के बाद गर्दन को पहले लात मारी, फिर उठाकर उस सिर को डस्टबिन में फेंक दिया। नफरत की कोई सीमा होती है, लेकिन यहां यह सीमा खत्म हो जाती है। डाउनटाउन सूट्स के मोटेल में यह घटना हुई थी जिसने पूरे अमेरिका को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या यह हेट क्राइम खत्म हुआ? आखिर इंडियंस को क्यों निशाना बनाया जा रहा अमेरिका में? अमेरिका में भारतीय इंजीनियर को पुलिस ने गोली मार दी। 3 सितंबर 2025 की यह वारदात है। इसके बारे में भी आपको डिटेल बताते हैं। मौत से पहले नस्लीय उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने गोली मार दी। तेलंगाना के 30 साल के मोहम्मद निजामुद्दीन को अपने रूममेट के साथ कथित विवाद हुआ था, लेकिन इसको सुलझाने के बजाय एक भारतीय को निशाना बनाया गया। कैलिफोर्निया के सांता क्लारा पुलिस ने उसे गोली मार दी थी और उसकी मौत हो गई। आखिर क्यों भारतीयों के खिलाफ इस तरह के हेट क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के इस 2.0 रिजीम में? अमेरिका में लापता भारतीय छात्र की भी मौत हो गई। आखिर कैसे? अचानक से इतने भारतीयों को कैसे निशाना बनाया जाने लगा? हैदराबाद से पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था छात्र, लेकिन उसकी बॉडी मिली अप्रैल 2024 की बात। हालांकि पिछले सरकार के टर्म में हुई। मास्टर्स के लिए ओहियो गया था यह शख्स, पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन सुरक्षित वापस नहीं लौट। हैदराबाद के नाचाराम का रहने वाला मोहम्मद अब्दुल अराफात, इसकी भी लगभग वही कहानी है। सवाल यही है, पिता ने आरोप लगाए कि अपहरण हुआ, फिरौती के लिए कॉल आई और उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। 1200 अमेरिकी डॉलर की मांग की गई। अमेरिका में बंदूकधारी ने 8 लोगों को मौत के घाट उतारा। अप्रैल 2021 की बात। घटना इंडियानापोलिस हवाई अड्डे के पास फेडेक्स केंद्र के बाहर हुई। इसके अलावा गोलीबारी में मारे गए लोगों में 4 सिख समुदाय के लोग थे। यह जानकारी भी निकलकर सामने आई। बार बार सवाल वही है कि आखिर भारतीय कब सुरक्षित होंगे यूएस में, अमेरिका में, और उनके खिलाफ इस तरह के अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अप्रैल 2021 की बात है। यह जो अटैक किया गया, कहा जा रहा है कि बहुत प्लानिंग के साथ किया गया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन आज भी जारी है। कोई कड़ी कार्रवाई ना होना भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का कारण बनते हैं। एरिजोना के मेसा में बलबीर सिंह सोढ़ी की हत्या कर दी गई 15 सितंबर 2001 को। लेकिन हाल के समय में अगर आप देखेंगे तो हाल के समय में ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ी हैं पिछले 1 साल में, 8 महीने में, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल लगता है। पहले की घटनाएं कुछ सालों के अंतराल में आती थी, 2001, उसके बाद 2021, बीच में 2018, ऐसे। लेकिन पिछले 8 महीने में हर महीने में 3 से 4 वारदातें ऐसी सामने आई है जिसने लोगों को परेशान किया है। इस घटना से चंद्रशेखर का परिवार सदमे में है। हैदराबाद में मौजूद उनके माता पिता ने भारत सरकार से शव को जल्द भारत लाने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील की है। इस घटना ने इंडियन डायस्पोरा में भी डर और चिंता पैदा किया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या विदेश में रहने वाले भारतीय अब सुरक्षित नहीं हैं? पॉल चंद्रशेखर की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है विदेशों में सुरक्षा को लेकर, और भारत को अब गंभीर और ठोस कदम उठाने होंगे। जांच के नतीजों का सबको इंतजार है, लेकिन एक होनहार छात्र की जान जा चुकी है जो कभी वापस नहीं आएगी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे फेमस स्लोगन और कैंपेन उनके सेकेंड टर्म के इलेक्शन कैंपेन में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल स्लोगन भी आप इसे कह सकते हैं। इस नारे ने न सिर्फ अमेरिकी राजनीति को 2 हिस्सों में बांटा, बल्कि एक ऐसी ब्रांड वैल्यू भी खड़ी कर दी जो आज अमेरिका के हर कोने में दिखाई देती है। कोई इसे देशभक्ति मानता है तो कोई इसे विभाजन की राजनीति। साल 2016 और अमेरिकी राजनीति में एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक नारा नहीं था, एक आंदोलन बन चुका था। डोनाल्ड ट्रंप के इस अभियान ने रिपब्लिकन पार्टी को एक नया तेवर दिया। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एजेंडे से हटकर यह नारा सीधे सीधे आम अमेरिकी की भावनाओं को छूता नजर आया। यह फॉर्मूला क्या था पहले यह समझिए, और फिर इसको कनेक्ट करते हैं कि आखिर वहां पर बाहर के लोगों पर अटैक क्यों हो रहा है।
ये फॉर्मूला जो है वो ये है कि अमेरिका फर्स्ट की विदेश नीति होगी, यानी हर चीज में अमेरिका पहले रखा जाएगा, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे वो घरेलू नीति हो। टफ इमिग्रेशन कंट्रोल, बॉर्डर वॉल, ट्रेवल बैन, यानी कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति के लिए सीमित संभावनाएं होंगी। और यह दर्शाया गया कि बाहर से आने वाले लोग अमेरिकी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर रहे हैं, मतलब वो उस अपॉर्चुनिटी को खत्म कर रहे हैं जो अमेरिकी के लिए होना चाहिए। चीन और ट्रेड वॉर पर आक्रामक रवैया भी अपनाया गया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस एजेंडे के तहत रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई। यही मैं कह रहा था आपसे, ये जताने की कोशिश की गई कि अमेरिका के जो रोजगार हैं या अमेरिका में जो भी मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स और बाकी चीजें, टेक्नोलॉजी, उस पर पहले अमेरिकी का हक है, लेकिन उस पर इंडिया से आने वाले लोग, कुछ चाइना से आने वाले लोग, बेसिकली इंडियंस रहते हैं वहां ज्यादा तौर पर। तो इंडियंस जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी चुरा रहे हैं, उसको हड़प रहे हैं। ये धीरे धीरे लोगों के माइंड में डेवलप होता गया। पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलना, ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, अमेरिका को रोजगार का हब बनाना। लेकिन इस नारे को लेकर अमेरिकी भी पूरी तरह से एकमत नहीं। एक और ट्रंप समर्थक इसे अमेरिकी पहचान का प्रतीक मानते हैं, तो दूसरा जो पक्ष है इसे नस्लीय, विभाजनकारी और आउटडेटेड सोच का नाम दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ चुनावी नारा नहीं था, बल्कि उनके पूरे अभियान की आत्मा था। 2017 में द वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में ट्रंप ने बताया था कि इस नारे का मतलब उनके लिए क्या है। इसका मतलब यह है नौकरी, उद्योग, सेना की ताकत और बुजुर्गों की देखभाल। लेकिन डेमोक्रेटिक नेताओं की नजर में यह स्लोगन कुछ और ही कहानी कहता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की राय कैसे इस मामले में अलग है वो समझिए। आर्थिक विकास अगर डेमोक्रेटिक कहते हैं, रिपब्लिकन कहते हैं, तो डेमोक्रेटिक ये कहते हैं कि ये पिछड़ेपन की सोच है और नस्लीय विभाजन है। इधर से कहा जाता है बुजुर्गों की देखभाल की योजना है या कोशिश है, इधर कहते हैं सामाजिक असमानता है, इधर कहते हैं राष्ट्रवाद की पहचान की राजनीति है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये दिक्कत है, यहां पर ये लोगों के बीच में फर्क लाता है। एक ही नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अर्थ दो अलग अलग। ट्रंप समर्थकों के लिए गर्व की बात है, जबकि उनके विरोधियों के लिए विभाजन का प्रतीक। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक नारा जिसने अमेरिका की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी। रिपब्लिकन ने इसे अमेरिकी ताकत माना तो डेमोक्रेट्स ने इसे एक खतरनाक अतीत का संकेत बताया। रिपब्लिकन के लिए गर्व, ताकत और परंपरा का प्रतीक हुआ, लेकिन डेमोक्रेट इसे एक ऐसा रास्ता मानते हैं जो प्रगति के बजाय पीछे ले जाता है। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा अमेरिका में। अब अमेरिका के लोगों को यह लगता है कि बाहर की देशों से जितने भी लोग अमेरिका में हैं, स्पेशली इंडियंस जो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आए हैं, वो अमेरिका की चीजों को छीन रहे हैं और शायद इसलिए भारतीयों पर हमले बढ़ रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जो किसी के लिए उम्मीद तो किसी के लिए खतरा बन चुका है, लेकिन इतना तय है इसने अमेरिकी राजनीति में ऐसा दौर शुरू किया है जिसकी गूंज आने वाले समय में देखने को भी मिलेगी। इसके साथ साथ एक बात यह भी साफ डोनाल्ड ट्रंप को करना होगा कि जो भी लोग बाहर से आकर वहां रह रहे हैं वो अपनी काबिलियत के बल पर रह रहे हैं। किसी भी कंपनी ने किसी भारतीय को नौकरी सिर्फ इस नाम पे नहीं दी है कि वो इंडियन है, वो उसकी काबिलियत पर मिली है, वो उसके टैलेंट पर मिली है। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ने जो लाइन डिवाइड की है वहां पर टैलेंट के बीच में, वो भारतीयों के लिए एक बड़ा खतरा नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही वो कर दिखाया जिसकी आशंका पहले ही जताई जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोटेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके मुल्क भेजने की कवायद शुरू की। इसका असर सीधे तौर पर उन लाखों अवैध प्रवासियों पर पड़ा जो अमेरिका में बेहतर जिंदगी की तलाश में थे और पर्दे के पीछे से इस पूरी रणनीति को आकार दे रहे थे स्टीफन मिलर। स्टीफन मिलर ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और प्रमुख सलाहकार थे। उन्हें ट्रंप के भाषण लिखने से लेकर आव्रजन नीतियों को सख्ती से लागू करवाने के लिए जाना जाता है। मिलर का मानना था कि अमेरिकी पहचान और सुरक्षा को बचाने के लिए अवैध प्रवासियों पर लगाम जरूरी है। वो अमेरिका फर्स्ट नीति के कट्टर समर्थक रहे हैं।
ऐसे में जानना जरूरी यह भी है कि स्टीफन मिलर कौन है जिनका दिमाग इस पूरे मसले के पीछे है। बेसिकली ये ट्रंप के बहुत भरोसेमंद बताए जाते हैं। आव्रजन विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने का मास्टरमाइंड इन्हें कहा जाता है। 2016 और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। 39 साल के मिलर धुर कंजर्वेटिव रिपब्लिकन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और नीतिगत मामलों में डिप्टी डायरेक्टर हैं। सिर्फ नीति निर्माण नहीं, मिलर ने कई विवादास्पद फैसलों में भी अहम भूमिका निभाई, जैसे मुस्लिम देशों से यात्रा बैन, डीए-सीए पर सख्ती और फैमिली सेपरेशन पॉलिसी। स्टीफन मिलर अब भी अमेरिकी राजनीति में एक प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद चेहरा बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका को यह बात जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय मूल के लोग ही अमेरिकी उद्योग को ड्राइव करते हैं, यानी उनकी पकड़ है। चाहे वो राजनीति की बात भी अगर करें या फिर इकोनॉमी की बात करें, तो भारत वंशियों का अच्छा खासा दखल है। यूएस की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक कैसे भारतीयों का सिक्का चलता है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। कमला हैरिस, अमेरिकी पहली महिला उपराष्ट्रपति, भारतीय और अफ्रीकी मूल की बेटी। तमिल मूल की कमला हैरिस आज अमेरिका की सत्ता के कुछ अहम पदों में से एक पर है। इसके बाद नाम आता है सुंदर पिचाई का, जो सीईओ गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। चेन्नई से कैलिफोर्निया तक सुंदर पिचाई टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हैं। सत्य नडेला, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट। हैदराबाद से निकले सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नीरा टंडन, स्टाफ सेक्रेटरी व्हाइट हाउस, नीति निर्धारण से लेकर प्रशासन तक नीरा टंडन की भूमिका बाइडेन प्रशासन में अहम रही है। विवेक मूर्ति, सर्जन जनरल यूएसए, अमेरिका के टॉप डॉक्टर और एक रईस कारोबारी, स्वास्थ्य नीति में सबसे बड़े चेहरों में शामिल। कोरोना काल में इनकी भूमिका काफी अहम रही। अरविंद कृष्णा, सीईओ आईबीएम को नई दिशा देने वाले अरविंद कृष्णा भी भारतवंशी हैं। प्रणव मिस्त्री, टेक्नोलॉजिस्ट, इन्वेस्टर ऑफ सिक्स सेंस, एमआईटी से निकले प्रणव मिस्त्री ने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी। अभिजीत बैनर्जी, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री, जेएनयू से मास्टर्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। 2019 में उन्हें एस्थर डुप्लो ऑफ माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा काश पटेल, जो एफबीआई चीफ हैं, वो भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अब बताइए, क्या ये किसी पैरवी से यहां तक पहुंचे या अपनी काबिलियत के दम पर यहां पहुंचे? लेकिन आज इन्हीं भारतवंशियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने अमेरिका को संवारने में, अमेरिका को बनाने में, अमेरिका को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। अमेरिका की कुल आबादी करीब 33 करोड़ और इनमें से सिर्फ 1% लोग ही भारतीय मूल के, यानी तकरीबन 35 लाख के आसपास। लेकिन इनकी मौजूदगी का असर संख्या से कहीं ज्यादा बड़ा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारतीय अमेरिकी सीईओज का जलवा है। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और एडोबी के शांतनु नारायण, ऐसे एक दो नहीं, कई ऐसे नाम अब केवल कॉर्पोरेट जगत ही नहीं बल्कि अमेरिकी सपने की नई परिभाषा बन चुके हैं। भारतीय अमेरिकी आज अमेरिका की ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों को निशाने पर लेना, भारतीयों पर हमला होना शर्मनाक है और सवालों के घेरे में, जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को देना चाहिए। वर्ल्ड नाउ में बातचीत इजराइल और गाजा के सीजफायर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में जंग को खत्म करना चाहते हैं, अपनी शांति कोशिश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक प्लान लेकर आए हैं, लेकिन इसे जमीन पर उतारने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जमीन पर इजराइल के हमले नहीं रुक रहे हैं। वहीं हमास की तरफ से भी अभी कोई बड़ा कदम सामने नहीं आया है, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर हमास जल्द ही शांति समझौते पर तैयार नहीं होता है तो भारी खून खराबा हो सकता है। अब उन्होंने कहा है कि समय बहुत कम बचा है। ट्रंप ने सभी पक्षों से तेजी से कदम उठाने की अपील की और बताया कि बंधकों की रिहाई का पहला चरण इसी हफ्ते में पूरा हो जाए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे बताया गया है कि पहला चरण इस हफ्ते में पूरा होना चाहिए। मैं सभी से कह रहा हूं, जल्दी कदम उठाएं,
वरना भारी रक्तपात हो सकता है, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं देखना चाहेगा। ट्रंप का यह बयान उस वक्त में आया है जब मिस्र में दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जहां युद्ध समाप्त करने को लेकर बड़ी बातचीत होगी। हमास ने भी इजराइल के साथ बंधकों की अदला बदली प्रक्रिया जल्द शुरू करने की इच्छा जताई है। ट्रंप की शांति वार्ता वाले रोडमैप पर हमास की ओर से पॉजिटिव रुख मिलने के बाद यह बैठक हुई और इसके मुताबिक गाजा में जो इजरायली बंद हैं उनकी रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाजा में बंधकों की रिहाई की घोषणा होगी। जब तक सभी बंधक नहीं लौटते, हम समझौते के बाकी हिस्सों पर कोई डील नहीं करेंगे। इजराइल ने गाजा पर फिर से हवाई हमला शुरू कर दिया है क्योंकि 24 घंटे में 24 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। एक तरफ शांति की बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार हमले भी हो रहे हैं। गाजा के उत्तरी हिस्से में लोगों के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। बीच बीच में एयर स्ट्राइक, बम धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायली सेना फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो दक्षिण और मध्य गाजा से उत्तरी इलाके की ओर भाग जाने की कोशिश में हैं। इस बीच काफी लोग इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने घर वापस लौट पाएं। वहीं अमेरिका ने इजराइल के हमले को लेकर फिर से नाराजगी जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर बंधक रिहाई पर बातचीत चल रही है तो इजराइल को गाजा पर बमबारी करने की क्या आवश्यकता है। इजराइल को गाजा पर बमबारी फौरन रोकनी चाहिए। जब वार्ता जारी है, टॉक जारी है, तो हवाई हमले क्यों किए जा रहे हैं? ऐसे हमले नहीं हो सकते। युद्ध के बीच बंधकों की रिहाई संभव नहीं है। इसलिए अब बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि एक तरफ तो पीस डील की बातचीत चल रही है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू हमले नहीं रोक रहे हैं। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू को हमास पर भरोसा नहीं है, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका और हमास दोनों की बात नहीं मानना चाहते और हमास के खात्मे तक वो रुकेंगे नहीं? क्योंकि गाजा में अब तक जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके आंकड़े जब आप देखते हैं तो परेशान होना लाजमी हो जाता है। गाजा में अब तक के आंकड़े के मुताबिक 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा की 90% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसलिए सबकी नजरें, पूरी दुनिया की नजर, इंक्लूडिंग इंडिया, पूरी दुनिया की नजर अब सीज फायर पर है, मिस्र में होने वाली शांति वार्ता पर मौजूद है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक तरफ पीस डील की बातचीत चल रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे शर्त रखे हैं जो शायद हमास न माने और कुछ ऐसे शर्त हैं जो शायद इजराइल न माने। पहली बात तो यह कि हमास बगैर किसी शर्त के अपने तमाम जो बंधक उन्होंने रख रखे हैं वो इजराइल को सौंपेगा और बदले में इजराइल 150 से 200 ऐसे आतंकियों को रिहा करेगा जो इजराइल की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लेकिन एक तरफ इजराइल ये कहता है कि हमास के खात्मे तक ये जंग बंद नहीं होगी, वहीं 200 आतंकियों को रिलीज करना, क्या इजराइल इस बात पर मुकर्रर कर पाएगा, इस बात पर वो फैसला ले पाएगा? वहीं हमास के निशस्त्रीकरण की बात भी की जा रही कि हमास को हथियार छोड़ना होगा तो उन्हें फिलिस्तीन से जाने दिया जाएगा, जबकि फिलिस्तीन में पिछले 2.5 साल से हमास जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और इजराइल से लोहा ले रहा है। ऐसे में हमास क्या फिलिस्तीन का इलाका छोड़ देगा? एक और शर्त अमेरिका की तरफ से यह रखी गई है कि हमास का कंट्रोल गाजा पर नहीं होगा। अरब देश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल होगा जो गाजा को कंट्रोल करेगा। ऐसे में हमास जो लंबे समय से, लगभग 2 दशक से ज्यादा से, 2003 से ही गाजा पट्टी में अपनी एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो गाजा में किसी और देश के दखल के लिए तैयार हो जाएगा? ऐसे में सीजफायर के आगे बढ़ने और सीजफायर के अमल में आने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि यह हो सकता है कि सीजफायर हो जाए, कुछ बंधकों की रिहाई हो जाए, लेकिन फिर से ये जंग भड़क सकती है और इजराइल फिर से कार्रवाई शुरू कर सकता है, क्योंकि गाजा में आज की तारीख में 70% इलाकों में आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स मौजूद है और इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो गाजा से फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई हो, उसके बाद इजराइल फैसला करेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे जब यह तय होगा कि आखिर यह सीज फायर
पेपर पर उतरेगा, इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, या फिर यह जंग हमास के खात्मे तक यूं ही जारी रहेगी? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान के पिटाई की। 12-0 से पिटना क्या होता है, यह कोई पाकिस्तानी ही आपको बता सकता है, क्योंकि भारतीय बेटियों ने मैदान पर ऐसा जलवा दिखाया कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ तमाशा देखती रह गई। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में भारत ने न सिर्फ बाजी मारी, बल्कि पाकिस्तान को धूल चटा दिया। भारतीय शेरनियों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम उनके सामने जर्रा भर भी नहीं है। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह जोश था, जुनून था और जज्बे का मुकाबला था। इस मैदान में भारतीय शेरनियों ने अपनी ताकत दिखाई और हर एक गेंद पर हावी रही, हर एक रन पर भारी रही। वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर करारा जवाब दिया। यह खेल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 12-0 कर लिया। यानी 12 मुकाबले में विशुद्ध हार की गारंटी पाकिस्तान को दी गई है कि पाकिस्तान का नाम ही पिटना लिखा हुआ है। वनडे विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की 5वीं भिड़ंत थी। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम कर लिया है और इसके साथ ही एक महीने में 4 विशुद्ध पिटाई का गवाह बना है पाकिस्तान। पहले 3 पिटाई टीम इंडिया की तरफ से एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप में विमेंस क्रिकेट टीम की तरफ से वर्ल्ड कप में की गई। वर्ल्ड कप में विमेंस टीम का जो धमाका रहा, इसे समझ लीजिए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 247 रन स्कोर किया और टीम ऑल आउट हो गई। भारत के हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, लेकिन इसके बाद चेज करते हुए पाकिस्तान 43 ओवर में 159 रन जोड़ते जोड़ते ढेर हो गई, यानी कि एक तरह से खत्म हो गई, सिमट गई। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट हासिल किए। पहले 3 विकेट तो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। बीच में लगा कि पाकिस्तान की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद 1 विकेट गिरा, फिर आया राम गया राम की तरह सारी टीम जाती रही। भारतीय टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, क्योंकि मैच बहुत मजेदार और दिलचस्प हो गया था और क्रांति गौड़ ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 247 बनाए। बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन और संतुलन दिखाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम कभी भी मैच में पकड़ नहीं बना सकी। भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटती रही और पूरी टीम 159 रन पर चलती बनी। लेकिन पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाली भारतीय शेरनी क्रांति गौड़ कौन है, उनके खिलाफ भी जान लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट उन्होंने चटकाए, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर धराशायी कर दिया। सिद्रा अमीन और नतालिया परवेज की साझेदारी तोड़ी। मई 2025 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। हार्दिक पांड्या को अपना आदर्श मानती हैं। एमपी के छतरपुर जिले के भुआरा गांव की रहने वाली हैं। भारत की तरफ से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और क्रांति ने अपने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन दिए और 3 विकेट चटके। वहीं दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन दिया और 3 विकेट लिया। स्नेह राणा को भी 2 कामयाबी मिली। वहीं अपने घातक स्पेल के लिए क्रांति को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जहां एक और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को उधेड़ कर रख दिया, वहीं दूसरी ओर हमारे बल्लेबाजों ने रन बरसाकर बता दिया कि भारत की बेटियां हैं, डरती नहीं, लड़ती हैं और जीतती हैं। हर बार की तरह इस बार भी भारत की बेटियों ने न सिर्फ पाकिस्तान को पीटा, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता और पाकिस्तान एक बार फिर से बेदम नजर आया और मैदान से मायूस नजर आया। हालांकि इस मुकाबले में भी हैंडशेक गेट सामने आया, दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। पोस्ट मैच सेरेमनी में भी दोनों कप्तान आमने सामने नहीं आए और भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को नजरअंदाज कर दिया। यानी कि डबल सर्जिकल स्ट्राइक क्रिकेट के मैदान पर एक महीने के अंदर भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर जब आमने सामने होती हैं, मुकाबला सिर्फ खेल का नहीं होता है, मुकाबला जज्बातों का होता है, राष्ट्र प्रेम का होता है। लेकिन अब खेल से इतर एक और पहलू चर्चा में है, खिलाड़ियों के बीच हाथ ना मिलाना। एशिया कप से शुरू हुआ यह सिलसिला विमेंस वर्ल्ड कप तक भी पहुंच गया। भारत पाकिस्तान मैच में मैदान पर रोमांच, दर्शकों में जोश, लेकिन कुछ और भी था जो गायब था। वो खिलाड़ियों के बीच सम्मान और परंपरागत प्रतीक हैंडशेक।
यानी पाकिस्तानी टीम का ना मान बचा ना सम्मान। गेम तो पहले ही हार चुके थे। महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आई, लेकिन टॉस के वक्त और मैच के बाद नजारा कुछ एशिया कप जैसा ही था। ना कोई हाथ मिलाना, ना कोई स्माइली फेस और ना ही किसी तरह का स्पोर्ट्स जेस्चर। यह सिलसिला एशिया कप में टीम इंडिया के बीच भी देखने को मिला था, लेकिन 3 मुकाबले हुए, वहां पर हर बार खिलाड़ी एक दूसरे से दूरी बनाते नजर आए। पाकिस्तान के खिलाड़ी से कोई हैंडशेक नहीं, पूरे एशिया कप में हमने यही देखा। हालांकि प्रदर्शन के मोर्चे पर भारतीय महिला टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। अब तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 12 मुकाबले में 12 बार पीटा है। 12-0 की लीड है ये, और हर बार भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। भारत की इस शानदार जीत से टीम का आत्मविश्वास और ऊंचा हुआ है, और ये जीत आने वाले मुकाबलों के लिए मजबूत संकेत है। एशिया कप की अगर बात करें तो एशिया कप में भी हमने यही देखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गए। वर्ल्ड कप में भी भारतीय शेरनियों ने इस सिलसिले को जारी रखा है। पाकिस्तान को चेतावनी है, पाकिस्तान को मैसेज क्लियर है कि खेल के मैदान पर अगर खेलना है तो खेलेंगे, लेकिन जहां तक मान सम्मान की बात है और आत्मसम्मान की बात है, उसमें भारतीयों का दबदबा हमेशा रहा है और रहेगा। इसलिए आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान अपने किरदार से समझौता नहीं करता, आतंकी किरदार को नहीं छोड़ता है। इसलिए जंग का मैदान हो, बॉर्डर हो या फिर क्रिकेट का मैदान, जहां भी पाकिस्तानी आमने सामने होंगे वहां उनकी पोल पट्टी खोली जाएगी और दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म करता है। पाकिस्तान के आतंकी भारत में आते हैं और भारत में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान पहलगाम करता है, पुलवामा करता है, उरी करता है और भारत के अलग अलग हिस्सों में हमले की कोशिश करता है, आतंकवादी गतिविधियां चलाने की कोशिश करता है। इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट मंच से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती जहां से पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, और यह काम भारतीय शेरनियों ने और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने बखूबी करके दिखाया है। इसलिए हमें नाज है अपनी टीम पर।